स्टार्ट करते हैं। एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, जिसको अपन लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका पहले हम लोग मतलब को समझते हैं, फिर इसके थियोरेटिकल पार्ट में आएंगे। सपोज आपको यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलो कि ये एक फ्रेंड है, ये दूसरा फ्रेंड है। फ्रेंड को मैं बना देता हूँ, ये ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। और ये दोनों एक पत्थर पे खड़े हैं, ऐसे इस पत्थर पे खड़ा है और उसके सामने पानी का छोटा सा गड्ढा है। इस पानी के गड्ढे से ये दोनों दोस्त क्या करेंगे, सुखा रहे हैं और यहाँ पे जो भी मछली फिश वगैरह है फिशिंग करेगा वो दोनों, ठीक है। तो उन दोनों के पास एक ऑप्शन है कि दोनों हाथ से रस्सी लेके ऐसे यूं सामने की ओर लाएगा और यहाँ पे एक बाल्टी बकेट बिछा देगा, ठीक है। और यहाँ से पानी को दोनों उठा उठा के, ये जैसे अड्डा है, अड्डा समझते हो ना, खेत का अड्डा जहाँ होता है, वो इस पार पानी को फेंकेगा जहाँ से पानी वापस नहीं आएगा। बार बार इस तरह करेगा दोनों, यहाँ पानी डुबोएगा, उठाएगा, फेंकेगा। आई होप आपको मकसद समझ में आ गया बताने का। तो यहाँ पे बेसिकली इस बकेट पे दो वेक्टर काम कर रहे हैं। एक देख रहे हो, एक ये वाला वेक्टर फोर्स, दो फोर्स काम कर रहा है, ये एक ये वाला फोर्स, एक ये वाला फोर्स। इस बकेट पानी ये अपनी ओर खींच रहा है इस तरह से, ये अपनी ओर खींच रहा है और बकेट जा कहाँ रहा है, सामने की ओर, ठीक है। बकेट जा कहाँ रहा है, सामने की ओर। तो यहाँ पे दो वेक्टर इस बकेट पे काम कर रहा है, बट बकेट के डायरेक्शन कहाँ है, आगे की ओर है। तो हो क्या रहा है, ये दोनों का ताकत इस बकेट पे लग रहा है, लग कर इसका कुछ ना कुछ रफ्तार होगा। ज्यादा ताकत लगाएगा दोनों तो ज्यादा रफ्तार से आगे जाएगा, कम ताकत लगाएगा दोनों तो कम रफ्तार से आगे जाएगा। लेकिन ये बकेट इधर ही जाएगा, इधर की ओर, सामने की ओर ही जाएगा। इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा। कहाँ से भाई, इस वाले आदमी से, कि ये कितना एंगल से ये जा रहा है आगे, इस वाले से भी हो सकता है, दोनों से कुछ ना कुछ एंगल होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर का सम करके इसका रिजल्ट इधर आ रहा है। यदि दोनों में से किसी के रस्सी को मैं तोड़ दूं तो क्या ये बकेट आगे की ओर जाएगा? इमेजिन करके देखो आप, बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इस बकेट पे दोनों वेक्टर का सम हो रहा है। सम की वजह से ये जो बाल्टी है वो आगे की ओर जा रहा है और ये बंदा इधर की ओर खींच रहा है, ये बंदा इधर की ओर खींच रहा है, इसीलिए ये सामने जा रहा है कुछ एंगल से, ठीक है। तो दोनों वेक्टर को जोड़ने पर यहाँ पे आप देख सकते हो, हम लोग सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे ये 7 न्यूटन है और ये मान लिया 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो 8 7 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग का डायरेक्शन भी है। 15 न्यूटन यदि बोल देंगे तो फिर सामने वाला बंदा बोलेगा कि भाई बताओ, 15 न्यूटन, 7 न्यूटन तो मैं इधर भी लगा सकता था, 7 8 न्यूटन तो मैं इधर भी लगा सकता था, क्या तब भी मेरा बकेट इधर की ओर जाएगा? तो ये बोलना इस बकेट पर 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये अधूरा है। तो हम लोग को 15 न्यूटन किधर की ओर लग रहा है, किधर, सवाल ये है किधर लग रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ए से थीटा एंगल पे, फाई एंगल पे, या बी से, इसको बी मान लेता हूँ, इसको ही दोनों में से किसी एक एंगल से बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा एंगल मुझे पता चल जाएगा। तो इस तरह अब सवाल ये है कि इन दोनों तक वेक्टर को मैं जोड़ूंगा कैसे, जिससे मेरा डायरेक्शन भी पता चल जाए और मैग्नीट्यूड भी पता चल जाए। उसको निकालने के लिए हमारे पास तरीका है एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कहानी दूसरे तरीके से समझिए इसको आप। अभी एक ऐसा मैं मशीन बनाना चाहता हूं जो इस मैन को, जो मैन को रिप्लेस करेगा, इस आदमी दोनों को रिप्लेस करेगा और ये बाल्टी से पानी ऑटोमेटिकली भर के ये सामने की ओर जाए। तो मुझे इस बाल्टी पे
इतना ताकत लगाना पड़ेगा उस मशीन के द्वारा, जो मशीन मैं बनाने वाला हूँ, इन दोनों को हटा के इसके बदले, इन दोनों के बदले उस मशीन को लगाऊंगा, तो उन मशीन के पास इतनी ताकत होनी चाहिए जितना ए और बी इस बाल्टी को ताकत लगाकर बाहर की ओर फेंक रहा था, उससे कम हो गया तो हम ए और बी को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यही वो चीज है। ये क्या है? तो ये वो मशीन है जिसको अपन लोग बोलेंगे रिजल्टेंट। तो हमें यदि पता चल जाए कि भाई ए और बी तुम दोनों मिला के कितने ताकत इस बाल्टी पे लगा रहे हो, वो रिजल्ट मेरे को बता दो, तो मैं मशीन पे उतना ही ताकत फोर्स लगाए ऐसे डिजाइन करके मशीन डिजाइन कर दूंगा। तो मेरे को क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए। किसका किसका? इस ए और इस बी वेक्टर कितना ताकत या फोर्स लगा रहा है उसका रिजल्ट चाहिए। इसीलिए जो रिजल्ट में हम लोग का ये जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर से क्या साबित करना चाहते हैं? ये साबित करना चाहते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर उतना ही ताकत लगाएगा जितना ए और बी दोनों मिलकर लगा रहा था। यदि इतना वाला रिजल्टेंट वेक्टर मुझे मिल जाता है, यदि ऐसा मशीन मिल जाता है, तो मैं ए और बी को रिप्लेस कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बहुत बहुत लंबी कहानी मैंने आपको बता दिया डिटेल्स में। ठीक है दोस्त? अच्छा, इसको मैंने मिटा दिया, हाँ, ये समझाने के लिए था आपको। कहता है दिस इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर वेक्टर आर रिप्लेस्ड। देखा आपने क्या बोल रहा है? ये एक प्रोसेस है जिसमें दो और दो से ज्यादा वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं बाय हाइपोथेटिकल वेक्टर। हाइपोथेटिकल वेक्टर माने काल्पनिक वेक्टर मशीन। ठीक है, विच इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। जो हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता, उसी से हम लोग दो वेक्टर को रिप्लेस करेंगे जितना इफेक्ट वो दोनों मिलकर क्रिएट कर रहा था उसी के रूप में। द रिजल्टेंट वेक्टर प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ प्रोड्यूस बाय गिवन वेक्टर। जो दो वेक्टर वेक्टर दिया गया था उन दोनों वेक्टर के बराबर ही क्या करेगा? रिजल्टेंट वेक्टर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। टू फाइंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर यूज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो उस रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग पाने के लिए ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ट्रायंगल लॉ है क्या चीज? ट्रायंगल, ये देख लो, ये ट्रायंगल जब हम लोग उस सभी वेक्टर को जोड़ेंगे तो ट्रायंगल बनता है, इसीलिए हम लोग ट्रायंगल लॉ इसको बोलते हैं। मान के चलते हैं ये मेरा क्या है? ए वेक्टर है आगे की ओर, ये बी वेक्टर है। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर को मैं जोड़ रहा हूं, तो मेरा जो सी वेक्टर है ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। ए वेक्टर बी वेक्टर। अच्छा, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया ना, तो इसमें थोड़ा सा आप कम समझोगे, ऐसे समझाता हूँ आपको। मान लेता हूँ ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये कोई बी वेक्टर है, और मुझे अभी जोड़ना है ए प्लस बी वेक्टर। तो जोड़ने का तरीका सुनिएगा। हम फॉलोइंग वेक्टर जोड़ते हैं। देखिए, टू फॉलो वेक्टर आर एडेड। दो ऐसा वेक्टर जो एक दूसरे को फॉलो करेगा उसको हम लोग जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, एक क्या कर रहा है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि पहला वेक्टर का हेड से दूसरा वेक्टर का टेल को जोड़ो। वो भी आसान है, लेकिन हम यहाँ पे दूसरा तरीका अपनाएंगे। हम ये अपनाएंगे कि जो वेक्टर एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, पीछा कर रहा है, वैसा अपने को बनाना है। तो यदि ए या बी ए का पीछा करेगा तो बी को मुझे कैसे रखना पड़ेगा? ऐसे ही रखना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बी वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको पीछा करना तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन नहीं, आपने बी को कुछ एंगल में घुमा दिया यूं, लेकिन इस केस में आप पैरेलली शिफ्ट किए हैं। देखो, ये वाला सही है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इधर कोने में। ठीक है, अब इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट
किया जा सकता है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना। तो इसको मैंने क्या किया है, पैरेलली शिफ्ट किया। अब मुझे ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल कैसे बनाऊंगा, ये ट्रायंगल बना दिया। अब ये जो ट्रायंगल है उसका डायरेक्शन मेरे को देना है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, वो फॉलोइंग वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखो क्या हो रहा है दोस्त, ये बी वेक्टर है मेरा, बी वेक्टर का पीछा कौन कर रहा है, ए। अब इसको रिजल्टेंट वेक्टर को मैं आर भी बोल सकता हूँ, ज्यादातर किताबों में आर लिखा हुआ रहता है, सी भी बोल सकता हूँ। तो यदि तो बी यदि ऐसा होता तो हम लोग देखते, ओ अच्छा, ए बी का पीछा कर रहा है, बी भी सी का पीछा कर रहा है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पीछा नहीं करेगा, वो इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फॉलो नहीं करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, जो दो वेक्टर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं उसका अपोज में जो वेक्टर होगा वही होगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। फॉलोइंग वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो होगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, याद रखना आपको। ठीक है, अच्छा, और एक चीज इस थ्योरी में एक चीज मिसिंग है जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, अलग से बताने के लिए इसको आप नोट डाउन करो। ठीक है, अब आपको नोट डाउन करने की जरूरत है। क्या है रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पे लिखता हूँ एडिशन। एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे पता करते हैं उसे समझते हैं। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मेथड लिख देता हूं आपके लिए, METHOD मेथड। ज्वाइन पैरेलली टेल टू टेल, देन acute angle is angle between two vectors। मान लेते हैं ये मेरा एक वेक्टर है और ये मेरा दूसरा वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर को हम क्या करेंगे, ज्वाइन पैरेलली इन दोनों को शिफ्ट कर दो। ये वाला वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो ये वाला वेक्टर किधर आएगा, इधर की ओर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हम लोग को पैरेलली शिफ्ट करना है कि ज्वाइन पैरेलली टेल टू टेल। यदि इसको मैं नीचे की ओर शिफ्ट करूंगा तभी तो टेल टू टेल ज्वाइन होगा। यानी इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया इस तरह से, ये टेल टू टेल ज्वाइन हो गया। ये यदि ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर, तो ए वेक्टर यहाँ आ गया, बी वेक्टर मेरा यहाँ आ गया। तब एक्यूट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन एक्यूट एंगल, गड़बड़ लिख दिया क्या, ज्वाइन पैरेलली टेल टू टेल, देन एक्यूट एंगल फॉर्म्ड होगा, एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन टू वेक्टर्स इज एंगल बिटवीन, इज कॉल्ड कर देता हूँ चलो आपके लिए, इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको ना दो एंगल दिखाई देगा, एक तो ये एंगल थीटा और एक ये एंगल थीटा डैश। तो दोनों में एक्यूट एंगल कौन है भाई, एक्यूट मतलब छोटा एंगल कौन सा है भाई, थीटा, ये वाला। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अच्छा, एक पेज और ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड कर लिया। तो जब आप ऐड करते हो दो वेक्टर के बीच में, जैसे ये वाला वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर क्या था, मेरा बी था,
तो इसको यदि मैं पैरेलली शिफ्ट करूंगा बी को, तो यहाँ आएगा, मैंने बी को यहाँ शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ हम लोग का क्या मिल गया, थीटा एंगल। ठीक है, पहला प्रोसेस नंबर 1, सबसे पहले आप क्या पता करोगे, एंगल पता करोगे, थीटा मिल गया आपको। सेकंड प्रोसेस नंबर 2, आप क्या करोगे, फॉलोइंग वेक्टर बनाओगे, ये ए वेक्टर था तो पैरेलली शिफ्ट करके मैंने फॉलोइंग वेक्टर यहाँ बना दिया, और इन दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन वेक्टर होगा, ये सी। हम जानते हैं दोनों के एंगल के बीच का क्या है, थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर का सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड। आर रिजल्टेंट वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड प्लस 2ab। ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, टू वेक्टर। ये एंगल ना क्वेश्चन वाला आपको देगा, क्या करेंगे, ये एंगल थीटा क्वेश्चन वाला आपको देगा। ए का रिजल्टेंट क्वेश्चन वाला देगा, बी का रिजल्टेंट भी, सब चीज देगा आपको, बस cos थीटा वो 30 डिग्री 40 डिग्री का मान आपको बस याद रहेगा, तब तक काम हो गया। अच्छा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये सी जिसको बोल रहे हैं, जिसको आर भी बताया भाई अपन ने, ये ए से कितना डिग्री एंगल पर है, जितने पे है उसको हम लोग फाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाई बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर, या फाई बराबर, एक सेकंड दोस्त, एक कॉल आ रहा है, तो वीडियो को मैं यहाँ पे करता हूँ पॉज। ओके, ठीक है, तो क्या होगा, टेन फाई बराबर, आप याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, आप क्या करोगे, टेन बनाओगे, ये टेन है ना, तो टेन बनाओगे, कैसे बनता है भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो टेन बन गया। नीचे में जिसके रिस्पेक्ट में आप बता रहे हो, देखो ए के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ, जिसके रिस्पेक्ट में बताते हो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे आता है प्लस में। अब एक जो वेक्टर बच गया वो टेन में जाएगा, मतलब बी का साइन में जाएगा, बी का कॉस में भी जाएगा, कॉस का बी में भी जाएगा, साइन का बी में भी जाएगा, इस तरह से याद रखें, ठीक है। टेन फाई यहाँ से आपका एंगल आ गया, तो ये चीज नहीं था वहां पे जो मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। चलो जी, क्वेश्चन, ठीक है। ये वेक्टर है 5 न्यूटन, ठीक है, एक्सिस की ओर, और दूसरा वेक्टर कहाँ ले लूं, ये वेक्टर है, ये भी है मेरा 3 न्यूटन, तो 4 न्यूटन कर देता हूँ, ठीक है, 3 न्यूटन 4 न्यूटन। तो ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अपने को ए प्लस बी निकालना है, जिसको अपन लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। अच्छा, इधर एक चीज और बताना भूल गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर किसका रिजल्ट है, ये सम का रिजल्ट है, ए और बी का सम का रिजल्ट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम का रिजल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को। चलो जी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को शिफ्ट करेंगे, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, इसको भी पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये 30 डिग्री है, ये मेरा 30 डिग्री है, तो ये टोटल मेरा कितना है भाई, 90 डिग्री, ये वाई एक्सिस है, याद है ना,
टोटल यदि 90 है और ये केवल 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन को छोटा करेंगे, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में फिर फंसेंगे। इसको हम लोग करते हैं 60 डिग्री। तो ये मेरा 60 डिग्री है बी वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल मेरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ताकि 60 और प्लस ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा। अब ये वेक्टर मेरा ए है, ये वेक्टर मेरा बी है, दोनों के बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 60 और 30 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो थीटा बराबर दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग को a प्लस बी निकालना है। सबसे पहले हमने एंगल निकाल लिया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले निकालेंगे। रूट अंडर पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बोले तो 3 का मैग्नीट्यूड इंटू बी बोले तो 4 cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्त, 1 होता है। तो ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 4 या 12 गुना 24 और ये cos 19 का मान 1 होता है। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे ये 16 और ये 25 और ये 24 49, ये रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 7। प्लस माइनस 7 नहीं आएगा, खाली प्लस आएगा। माइनस क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता नहीं। तो ये हो गया हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अभी एक चीज और आपको समझना है, क्या चीज वो, कि भाई जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए से कितना एंगल बनाएगा, ए से जिससे एंगल बनाता है वो नीचे रहता है और हम लोग क्या बनाते हैं, tan फाई लिखते हैं। तो tan बनाएंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिससे एंगल की बात कर रहे हैं वो तो प्लस में रहेगा और जो बच गया वो दोनों tan मतलब tan को बनाने में जो मदद कर रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। अच्छा, यदि मुझे b से पता करना था, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो दोस्त ले लिया आपने। यदि मुझे b से पता करना था tan फाई, तो हम लोग b को जोड़ते, फिर अगेन यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा और जो बच गया उसको tan को बनाने में, इस tan को बनाने में जो मदद कर रहा है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते। समझ में आ गया, इस तरह से। तो हम लोग tan फाई एंगल निकालते हैं। b का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है। साइन 90 ये तो 0 डिग्री हो गया भाई, ये तो साइन 90 0, 0 इंटू 4 सब 0, सबको सफा चट कर दिया। तो ये tan फाई बराबर कितना आ गया, 0। और tan 0 का मतलब क्या होता है, tan उल्टा कर दिया भाई, साइन 90 का मान तो 1 होता है, अभी क्या कंफ्यूज हूँ। साइन 90 का मान 1 होता है, ये 3 आ जाएगा प्लस 4 cos 90, ये cos 90 0 होता है, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। ये साइन 90 तो ये 1 हो गया 1, तो 4 इंटू 1 4 और अपन में 3, तो tan फाई बराबर 4 अपॉन 3 ये मिले। थोड़ा सा हौच-पौच हो गया ना, ठीक है, थोड़ा सा हौच-पौच हो गया बट अब अब समझ में आ गया होगा आपको। चलो यहीं पे हम लोग एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर समझ में आ गया और सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नहीं, समाप्त नहीं करेंगे, खत्म ही कर देंगे इसको, समाप्त बाद में करेंगे। देखते हैं और क्या चीज है इसमें। वो जो अभी बताया आपको वो स्क्रीनशॉट आपको याद रखना है, ठीक है। खत्म नहीं करेंगे, अभी आगे चलते हैं, वापिस आते हैं इधर, कहाँ चला गया ये टॉपिक। जो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाय द वे, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक समझा दिया था मैंने आपको। वन अपोज वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर, ए एंड बी आर आल्सो कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इस रिजल्टेंट वेक्टर को बनाने में मदद कौन कर रहा है भाई, ए और बी, इसीलिए इसके हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का कंपोनेंट मतलब हिस्सेदार, हिस्सा बोलेंगे इसको, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे इसको, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, ये जो वेक्टर है वेक्टर ए कौन सा पॉइंट से चालू हो रहा है? ए पॉइंट से। जा कहाँ रहा है? बी पॉइंट पे। तो इस वेक्टर ए को पॉइंट के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए बी, याद है ना? बी ए नहीं लिख सकते, जहां से चालू होता है उसको पहले लिखते हैं। अब ये जो बी वेक्टर है वो सॉरी, ये जो बी वेक्टर है वो बी वेक्टर बी से चालू होके कहाँ जा रहा है? सी पे जा रहा है। इसीलिए बी वेक्टर को पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बी सी। तो बेसिकली यहाँ पे आपने क्या किया? इस पॉइंट वेक्टर ए बी पॉइंट वेक्टर बी सी को जोड़ा है और ए सी रिजल्टेंट वेक्टर मिला है। ठीक है, ये पॉइंट के फॉर्म में है और वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये ए वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये वेक्टर ए क्वांटिटी है, वेक्टर बी क्वांटिटी है और वेक्टर सी क्वांटिटी मेरा रिजल्टेंट है। तो कुछ बेहतरीन रूल है जो आपको मैथ्स में काम देगा, लेकिन यहीं पे बता देता हूँ आपको। तो यदि ए वेक्टर, आपको ये वेक्टर का क्वांटिटी है उसको पता करना है तो आप पॉइंट माइनस बी माइनस ए करोगे। ये ना एग्जाम्पल के साथ करोगे तो ज्यादा अच्छा है। इसको ना अभी आप छोड़ दो, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा। पहले इसको समझते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, देन वापस इस पे आएंगे। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? तो वही होता है रिजल्टेंट वेक्टर का बनाने में जो मदद किया उस वेक्टर को, उन दोनों वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर करते हैं। फ्रॉम एडिशन लॉ हमारे पास ये है, ए और बी को हम लोग कंपोनेंट बोलेंगे, किसका? रिजल्टेंट का। द प्रोसेस इन विच ए वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू हाइपोथेटिकल वेक्टर्स विच आर नोन एज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन वाला ने ये दे दिया 30 डिग्री पे कोई 4 न्यूटन और बोल दिया कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो आप इस वेक्टर को बनाने में जो वेक्टर मदद किया था वो वेक्टर कौन कौन है? हाइपोथेटिकल वेक्टर। उस वेक्टर का मान निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? उस समय हम लोग का कंपोनेंट वेक्टर का कंसेप्ट आता है। बेसिकली इसको हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलेंगे, जो आगे पढ़ेंगे। Concept of component vector is needed when given vector is not responsible for effect produced। इसको समझते हैं। ये एक बच्चा है, आप ही हो, मैं भी हूँ, मैं भी चाइल्डहुड में ऐसे ही करता था। ये मेरा हाथ है, हाथ से ये गाड़ी, अच्छा जमीन तो नीचे है ना, इधर है नीचे, जमीन यहाँ है। तो अपन थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाता हूँ। ये जो गाड़ी है यहाँ पे मैंने ये जो ब्रिक होता है ना, ईटा, मैं गांव से हूँ तो बचपन में ये सब खेला हूँ। ये ईटा जो है ये रस्सी बांध के मैं खींच रहा हूँ इसको। अब जरा ध्यान से देखो, तो न्यूटन साहब हमारे गुरुजी कहते हैं जिधर फोर्स लगता है उधर ही गाड़ी दौड़ता है। यदि ये जमीन है, ये वाला यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, पीछे से यदि फोर्स लगाओगे तो ये डब्बा आगे की ओर जाएगा, ना कि पीछे की ओर। ऐसा न्यूटन साहब का कहना है। और यहाँ पे वो वाली बात हम लोग को सत्य साबित करता हुआ भी दिख रहा है। नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे तो आगे की ओर वेलोसिटी के साथ ये जाएगा, मूव करेगा। लेकिन न्यूटन साहब यहाँ पे गलत हो रहे हैं। तब तक गलत है जब तक हम पूरी कंसेप्ट नहीं जान रहे। अभी फिलहाल जरा देखिए, ये बच्चा आगे की ओर जा रहा है हाथ पे रस्सी पकड़ के। ये रस्सी जो है ना भाई, अब जरा ध्यान से देखो तो कुछ एंगल थीटा पे फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर। तो न्यूटन साहब का कहना है कि जिधर फोर्स लगेगा उधर ही जाएगा। इसका मतलब फोर्स तो एंगल पे लग रहा है, तो ये जो ईटा है या ब्रिक है वो भी तो हवा में इधर की ओर जाना चाहिए, एंगल की ओर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सब कोई जानता है। ये जाता किधर है भाई? सामने की ओर जाता है। ये सामने की ओर यदि जा रहा है, इसका मतलब सामने की ओर कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी तो सामने की ओर जा रहा है। जिधर जा रहा है उधर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जिधर जा रहा है उधर फोर्स लग रहा होगा, तभी उधर वो मूव कर रहा है। यदि बॉडी आगे की ओर मूव कर रहा है धरती पर, जमीन पर, इसका मतलब इधर की ओर सामने कोई फोर्स लग रहा होगा। और क्योंकि यहाँ फोर्स लगाने वाला केवल एक ही है, वो बच्चा,
कौन है भाई? ये बच्चा। ठीक है, इट मीन्स ये बच्चा का लगाया गया फोर्स का कुछ हिस्सा ध्यान से सुनिएगा, कुछ हिस्सा सामने की ओर लग रहा है, सामने की ओर लग रहा है। तब हमें महसूस हुआ कि अच्छा, इसका कुछ ना कुछ, इस फोर्स का कुछ ना कुछ हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी को दौड़ाने के लिए सामने की ओर। वो कौन सा हिस्सा है ये जानने के लिए हम लोग को कंपोनेंट वेक्टर की जरूरत पड़ा। यही चीज यहाँ पे लिखा है। उस हिस्से को हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे रेजुलेशन ऑफ वेक्टर में। अभी फिलहाल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्यों जरूरत पड़ा ये समझ में आ गया आपको। व्हेन गिवन वेक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये जो बच्चा रस्सी पकड़ के ऊपर की ओर खींच रहा है ना, वो रिस्पॉन्सिबल था ही नहीं। एक्चुअल में इसका कुछ हिस्सा जमीन की ओर आगे चल रहा था इस ब्लॉक पे, जो इस गाड़ी को आगे की ओर लेके जा रहा है। तो वो रिस्पॉन्सिबल वेक्टर क्या चीज है उसको निकालने के लिए हम लोग को कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की जरूरत पड़ता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की कंसेप्ट का जरूरत पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम को अब हम लोग करते हैं जादू मंत्र छूम गायब। ये गायब हो गया। ओके दोस्त, अभी ना थोड़ा बहुत मैथ आएगा तो घबराओ मत, मैं सब समझा दूंगा आपको, ठीक है। ये क्या चीज है? 2D है, 2D। 2D का मतलब हो गया ये जो पेपर लिखा हुआ है ना, ये पेपर जिसपे आप कॉपी का एक पन्ना उठा लो आप, ये जो लाइनिंग देख रहे हो ना, ये लाइनिंग को ही अपन लोग 2D बोलते हैं, ठीक है। ऐसे समझ लो आप। एक क्या करो, एक घर में ना चादर बिछा लो, चादर। आपके घर में चादर है ना, मैट है, चादर है, जिसपे बेडशीट बिछा लो। तो बेडशीट में दो डायरेक्शन है, एक देख रहे हो ये वाला और एक ये वाला। अरे, लंबाई है चौड़ाई है भाई। तो बेडशीट के इस कोने पे सपोज करो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो अचानक गेम खेलने लगे पबजी, आपका पेन यहाँ चला गया इस कोने पे। तो बेडशीट कहाँ बिछा हुआ है भाई? बेडशीट बिछा हुआ है चौकी पे। कहाँ बिछा हुआ है भाई? चौकी पे। ये चौकी है, चौकी समझते हो, बच्चा बच्चा जानता है, ये चौकी पे बिछा हुआ है। अब अब यहाँ पे टेबल लेके बैठे हुए हो, आपका पेन चला गया इधर की ओर, समझना आपका पेन चला गया इधर की ओर। आप यहाँ पे गेम खेल रहे हो, आप उठ के जा नहीं सकते हो, तो आप छोटे भाई को लगा गए, छोटे अंता इधर आ जाओ। छोटा बच्चा बिल्कुल 5 साल का है। हाँ भैया, दौड़ता हुआ आया। आप कहाँ से आवाज लगाया? आपने यहाँ से आवाज लगाया, तो यहीं पे आके वो खड़ा हो गया। छोटे, वो सामने वाला पेन ला दो आपने बोला, तो बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले इधर की ओर दौड़ेगा, फिर वो इधर की ओर दौड़ेगा, तभी यहाँ पहुंचेगा। अरे, क्या ख्याल है? लॉजिक सोच के देखो ना आप। सबसे पहले क्या करेगा? इधर की ओर दौड़ेगा, फिर इधर की ओर दौड़ेगा, दो जगह ही दौड़ेगा और इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं 2D। दो ही डिस्टेंस वो कवर किया और इस पॉइंट पे पहुंच गया, इसीलिए इसको बोलते हैं 2D। यानी बेडशीट नुमा यदि कोई सीट है तो हम लोग उसको बोलेंगे 2D फिगर है। तो आपका दिमाग में आएगा, सर फिर तो हमारा कॉपी का पेज वो भी तो 2D हो सकता है। ऑफकोर्स हो सकता है। आपका जो व्हाइट बोर्ड है वो भी 2D है, वो भी 2D हो सकता है। ये व्हाइट बोर्ड भी 2D है। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल सुनो, देखो और समझो आप, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वही वही छोटा बच्चा मुन्ना है आपका, ठीक है। ये वाला डायग्राम मैंने बनाया। अब यहाँ पे क्या है? सेलिंग फैन है। क्या बोलूं, कैसे बोलूं? हम्म सेलिंग फैन नहीं है। ये जो दीवार है ना, ये दीवार दिखाने के लिए था बस। इसको अब मैं मिटा दे रहा हूँ। ये जो दीवार है उसको अंदर साइड से आप इमेजिन करो। अरे यार, गड़बड़ हो गया। अंदर साइड से इमेजिन करो, ठीक है। ये आपका गेट है। आप यहाँ पे खाना बना रहे हो, आपकी मम्मी खाना बना रही है, ठीक है। आपकी मम्मी खाना बना रही है।
ये दीवार के अंदर, घर के अंदर साइड से यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है और यहीं पे स्विच है। आप स्विच से ना खेलो, इसीलिए आपके पापा ने स्विच को आपके हाइट से ज्यादा हाइट पे लगा दिया। यहाँ पे बल्ब का स्विच है, ये मेरा बल्ब है, अंदर साइड से इमेजिन कर रहे हो। मम्मी आवाज लगाई, लाइन चला गया अचानक, या लाइन आ गया, कुछ भी रीजन हो सकता है। छोटे अंदर आओ, बेटा अंदर आओ। आप दौड़ते हुए गए मम्मी के पास, तो आपने बोला, मम्मी ने बोला कि ये बल्ब स्विच ऑन कर दो। आप क्या करोगे? पहले इधर की ओर दौड़ोगे। अच्छा, फिर आप क्या करोगे? इधर की ओर दौड़ोगे। यहाँ आए, आप यहाँ आए। पहले आपने क्या किया? एक डायरेक्शन में दौड़ा, एक डिस्टेंस कवर किया, इस कोने पे आए, फिर आप इधर की ओर जाएंगे क्योंकि बीच में बल्ब है, या कोना में कर देता हूँ इधर की ओर। आप फिर और एक डिस्टेंस कवर करोगे, यहाँ घर से आए, फिर इधर की ओर चले। क्या आप बल्ब के स्विच तक पहुंच गए? नहीं, अभी आपको और एक डिस्टेंस कवर करना है। कौन सा? ऊपर की ओर। तो यहाँ पे आप कितना डिस्टेंस कवर करो? 3। मतलब यदि किसी पॉइंट को पहुंचने के लिए हमें 3 डिस्टेंस कवर करना पड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 3D फिगर। क्या बोलेंगे? 3D फिगर। और इमेजिन करके देखो आप, ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल में हवा में है, मतलब ऊपर में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, और जो आपने ऊपर डिस्टेंस कवर किया उसको बोलते हैं जेड एक्सिस। तो पॉइंट, ये जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, क्या 3D में हो सकता है? यस, हो सकता है, बिल्कुल। क्या 2D में हो सकता है? यस, 2D में हो सकता है। क्या 1D में हो सकता है? यस, 1D में भी हो सकता है। यदि पेन मेरा यहीं गिर जाता यहाँ पे, तो बच्चा को इधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, चौकी केवल यहीं 1 डिस्टेंस पे कवर करता। और 11th में आप हमेशा 1D मोशन पढ़ते आए हैं। तो क्या 2D और 3D में समझ में आया? तो 2D में कितने पॉइंट होते हैं? 2 ही पॉइंट होते हैं। ये बात समझ में आया आपको? मैंने आपको समझा दिया था, क्योंकि 2 डिस्टेंस कवर करते हैं और उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। 3D में कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट। और 3 पॉइंट को दिखाने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा? 3 कोऑर्डिनेट की। और 2D में पॉइंट को दिखाने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी? 2 कोऑर्डिनेट की। वो कोई सा भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड कोमा एक्स हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग एक्स कोमा वाई लेते हैं। बात समझ में आ गया आपको? ओके, इतनी बात समझ में आ गई हो, मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, डिटेल, कहीं भी कुछ नहीं मिस कर रहा हूँ आपको, ठीक है? ओके, तो इन 2D फिगर में हम लोग जानते हैं, ये मेरा क्या है? एक रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको पोजीशन वेक्टर हम लोग पहले बोलते थे। मान लेते हैं कोई एक रिजल्टेंट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस पे थीटा एंगल पर है, ठीक है? तो ये ये वाला क्या हो जाएगा मेरा? ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। इस वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, तो एक कंपोनेंट एक्स डैश होगा, एक दूसरा कंपोनेंट वाई डैश होगा। कैसे निकालेंगे इसको? ठीक है, निकालने का तरीका, हालांकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो, बता देता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है? प्रूफ वगैरह बाद में करेंगे, हमने को प्रूफ की जरूरत नहीं। तो ये जो एक्स डायरेक्शन है, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके साथ cos थीटा लगेगा, लेकिन किसके साथ? वेक्टर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के साथ, यानी r cos थीटा। अब जो बच गया, ये 90 डिग्री पे जो बच गया उसके साथ साइन लगेगा, यानी यहाँ पे होगा साइन थीटा। और किसके साथ लगेगा भाई? r साइन थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? r साइन थीटा। ओके, याद हो गया? We can observe y dash and x dash the component of resultant vector, position vector OP। ये ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलो देखते हैं। अच्छा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है। सॉरी, रिजल्टेंट नहीं, ये कंपोनेंट वेक्टर एक्स डैश किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन का यदि यूनिट मुझे इसको देना है
डायरेक्शन मुझे देना है तो क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में कौन होता है, आई, तो इसको आई से मल्टीप्लाई कर दो, लो जी हो गया ये। वही चीज यहाँ पे किया हूँ, आई और वाई, ठीक है। फ्रॉम लॉ ऑफ एडिशन, अच्छा कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी करा दूं क्या, थोड़ा सा न्यूमेरिकल करा दूं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एक एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, ठीक है। आ जाओ नीचे आ जाओ, क्वेश्चन जूम करते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऑन कंपोनेंट वेक्टर। लो जी, ये 30 डिग्री है, ये 5 न्यूटन है, इसका कंपोनेंट बताओ। एक कंपोनेंट होगा x, एक कंपोनेंट क्या होगा y, ठीक है। पहले x और ये y, x को क्या कर निकालेंगे, जिसके साथ एंगल बना रहा है, किसके साथ एंगल बना रहा है, x के साथ एंगल बना रहा है, x के साथ बना रहा है तो क्या होगा, cos थीटा, थीटा बोले तो कौन है, 30 डिग्री, ये फॉर्मूला था। और मैग्नीट्यूड कौन आ जाएगा, 5, x बराबर क्या होगा 5, cos 30 का मान कितना होता है भाई, √3/2। लो जी ये आंसर आ गया आपका। y का मान क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री 5, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 5 इंटू 3 5, ये फॉर्मूला से था, याद है ना, 1/2। लो जी ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, लो जी ये 60 डिग्री हो गई, ये 10 न्यूटन है, ठीक है, ये वेक्टर है। अब बताओ किसके साथ एंगल बना रहा है, y के साथ, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ cos 60 डिग्री और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई 10। cos 60 डिग्री का मान अगेन 1/2 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1/2 और ये 5 न्यूटन आगे, ठीक है। अब किसके साथ एंगल नहीं बना रहा है, उसके साथ साइन, ये वाला x के साथ एंगल नहीं बना रहा है, तो ये x हो जाएगा, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, x कंपोनेंट, x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है भाई, √3/2, और ये 10, ये 5 से कट गया, 5√3, ये आंसर, ठीक है। चलो बहुत कुछ मैं बता दिया आपको, वापिस वहीं पे आते हैं, कहाँ पे था कहाँ पे था कहाँ पे था, याद नहीं आ रहा है, हाँ ये रहा। एक दो दो न्यूमेरिकल अपन ने देख लिया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से। फ्रॉम एडिशन लॉ ऑफ ए वेक्टर, जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है हम लोग जानते हैं, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर x प्लस वाई ये होता है, दिस इज द कंपोनेंट फॉर्म ए वेक्टर वेयर x एंड y आर द सिंपली पॉइंट, ठीक है। ये हमने कल भी बताया था आपको, ये वाला ये सब चीजें, पॉइंट पॉइंट फॉर्म। अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन लोग, डायरेक्ट कंक्लूजन पे आते हैं। आर वेक्टर x, y, देन ए पॉइंट इक्वल टू, पॉइंट क्या हो जाएगा इसका x, y, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दोनों पॉइंट का स्क्वायर का सम का रूट, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है दिया हुआ है, एग्जाम्पल है, कोई रिजल्टेंट वेक्टर आर है, इसका पॉइंट और मैग्नीट्यूड पता करना है। पॉइंट तो सिंपल वही हो जाएगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड देख लो, यहाँ पे ये और ये दोनों का रूट का सम कर दिया तो 5 आ गया, और पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट यही 3,4, ये तो बहुत आसान है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और 2 से 3 वीडियो लेक्चर जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से, फिर अपन लोग अपने वास्तविक दुनिया में लौट जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग आराम से स्टार्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच।